पिछले क्लास में बाबू आप सभी को हम बताए हुए थे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में। एक बार बस उसको हम लोग समझेंगे फिर आगे निकल चला जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाबू आपको बताया गया था कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, यानी कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनकों के मिलने से होता है, यानी कि एक माता और पिता दोनों के मिलने से जब संतान की उत्पत्ति होता है तब उसको क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अच्छा अब सुनिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो उसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस है जो हम आपको बताए थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। बताए थे ये बात, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल दोनों के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है? मतलब मेल या फीमेल, पहले तो मेल के द्वारा मेल गैमिट बनता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, यानी नर के द्वारा नर युग्मक जिसका नाम है स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु। ये शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम जब दोनों आपस में जुड़ता है तब इससे क्या बनता है? जाइगोट, युग्मनज बनता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में जुड़ने से यानी नर युग्मक तथा मादा युग्मक के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? आवाज नहीं आ रहा है जी, खाना नहीं खाए क्या आज आप लोग? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। अच्छा अब ये जाइगोट डिवाइड होता है यानी टूटता है, जाइगोट युग्मनज टूट कर अब क्या चीज में डेवलप होगा? इम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनता है। अब भ्रूण जो है अब विकसित होता है, 9 महीने तक माता के गर्भाशय में विकसित होगा। जैसे हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो 9 महीने तक गर्भाशय के अंदर विकसित होगा और विकसित होने के बाद तब ये नए संतान के रूप में जन्म लेता है, यानी संतान की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से ये एक प्रोसेस हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम आपको बताए थे कौन कौन सा डिवीजन होता है, कौन कौन सा कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस या माइटोसिस या दोनों, माने अर्धसूत्री समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, या अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों? बताए थे ऐसा दोनों होगा। पहले अर्धसूत्री होगा कि पहले समसूत्री? पहले अर्धसूत्री तब होता है समसूत्री। और कल ही तो लिखवाए थे जी, अरे पहले मियोसिस तो माइटोसिस नहीं होता है। आइए पहले एक बार इसको एक बार देख के आगे बढ़ जाए। सुनिए बहु पिछले क्लास में हम आपको बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं। दो विपरीत जनक में कौन कौन? सर एक मेल यानी नर और दूसरा मादा यानी फीमेल। बाबू मेल के द्वारा किसका निर्माण होता है? सर मेल के द्वारा मेल गैमिट का निर्माण होता है। मेल गैमिट मतलब नर युग्मक का निर्माण होता है, हाँ जी। और फीमेल के द्वारा किसका निर्माण होता है? सर फीमेल के द्वारा फीमेल गैमिट का निर्माण होता है, यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। हो गया, मादा युग्मक का, मादा के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। चलिए अच्छा अब सुनिएगा बाबू, ये मेल गैमेट का नाम क्या है? मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म यानी कि शुक्राणु। और फीमेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम यानी अंडाणु। क्या हुआ जी? घर का फोन है? चल जाइए, अपने ही घर का है ना? शादी वादी हो गया है का इनका? शादी हो गया तभी ना घर वाली का फोन आ रहा है। हम लोगों को कोनो पूछने वाला नहीं है घर से कि बाबू खाना उना खाया कि नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं क्लासों में बच्चा का फोन आ रहा है। चलिए क्या देखा कि अब मेल के द्वारा बाबू मेल गैमेट का निर्माण होता है, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म यानी शुक्राणु। अब फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? यानी मादा युग्मक को अंडाणु, ओवम। अच्छा अब देखिएगा, स्पर्म और ओवम को हम कल के क्लास में आपको बताए थे कि बाबू जब स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ते हैं, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। अच्छा उसके बाद जाइगोट जो है अब ये टूटता है, जाइगोट डिवाइड होता है यानी विभाजित होता है, और विभाजित होकर क्या चीज का निर्माण करता है ये? तो सर युग्मनज टूट कर और क्या बन जाता है?
इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, यानी कि ये भ्रूण बनता है। और तब भ्रूण जो है ये डेवलप होकर क्या बनेगा, तो ये विकसित होकर, डेवलप मतलब होता है विकसित होना। अब ये इम्ब्रियो विकसित होकर ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान का निर्माण करता है। बात समझ में आया? ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान का निर्माण होता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान हो गया। अब सुनिएगा, हम आप लोगों को क्या बताए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि बाबू सबसे पहले इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा मेल के द्वारा मेल गैमेट बनता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। यानी नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु यानी स्पर्म कहते हैं और मादा युग्मक को ओवम यानी कि अंडाणु कहते हैं। और ये शुक्राणु तथा अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ता है तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में जुड़कर क्या चीज का निर्माण करता है, जाइगोट का निर्माण करता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। और जाइगोट डिवाइड होकर, विभाजित होकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और फिर ये भ्रूण विकसित होकर ऑफस्प्रिंग बनता है, यानी कि संतान बनता है। बात समझ में आया? अच्छा, एक चीज हम आप लोग को बताए थे कि इसमें पहले आप देखे हुए थे कि कल के क्लास में आपको बताया गया था मेल में 46 क्रोमोजोम होता है। मनुष्य में बाबू याद रखना है गुणसूत्र की संख्या कितना होता है जी, तो मनुष्य में 46 को क्रोमोजोम होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। क्रोमोजोम का संख्या, गुणसूत्र का संख्या 46 होता है। क्रोमोजोम का संख्या समझ रहे हैं कुछ बात? क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है? क्रोमोजोम 46 होता है। अगर एक भी ज्यादा या एक भी कम हो गया तो इंसान का लक्षण ताली बजाने वाला हो जाता है, मतलब ट्रेन में घूम घूम कर ताली बजाता है, समझ रहे हैं ना, यानी किन्नर वाला लक्षण उसका हो जाता है। तो इसलिए क्रोमोजोम को याद रखना है बाबू, गुणसूत्र को। गलती से भी क्रोमोजोम ना तो एको को घटाइएगा ना ही एको बढ़ाइएगा, बस समझ रहे हैं ना, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मेल में क्रोमोजोम का संख्या 46, अब फीमेल में भी क्रोमोजोम का संख्या 46 होता है। लेकिन मेल के द्वारा जो मेल गैमिट बनता है ना, उसमें क्रोमोजोम का संख्या कितना हो जाता है सर, 23 को क्रोमोजोम हो जाता है। यानी कि यहाँ क्रोमोजोम का नंबर जो है, यानी गुणसूत्र की संख्या जो है बिल्कुल आधी हो जाती है। आधा क्रोमोजोम हो गया तो फीमेल गैमिट में भी क्रोमोजोम का संख्या आधा हो जाता है। बात समझ में आया? यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि शुक्राणु में क्रोमोजोम का संख्या बताइए, तो नर युग्मक को ही ना शुक्राणु कह रहे हैं, तो मनुष्य में नर युग्मक यानी शुक्राणु है, तो यानी स्पर्म में भी क्रोमोजोम का संख्या 23 ही होगा, 23 होगा, ठीक है। फीमेल गैमिट में यानी मनुष्य के मादा युग्मक में, चाहे मनुष्य के अंडाणु में क्रोमोजोम का संख्या तो 23 ही हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के शुक्राणु में क्रोमोजोम का संख्या 23 होगा, मनुष्य में क्रोमोजोम का संख्या 46 होगा, चाहे वो मेल बोले यानी नर बोले या फिर फीमेल यानी मादा बोले। मेल और फीमेल समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तब तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो गुड इंग्लिश खरीदना पड़ता है। अच्छा, आप देखिए दूसरी बात बाबू, स्पर्म और ओवम 23 को क्रोमोजोम होता है ना स्पर्म और ओवम में, दोनों जब आपस में जुड़ेगा तो जाइगोट में कितना क्रोमोजोम बनेगा, यानी 46 को क्रोमोजोम बन जाएगा। तो युग्मनज में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है, 46 को क्रोमोजोम होता है जाइगोट में। तो जाइगोट कैसे बनता है, अगर कोई पूछेगा कि जाइगोट कैसे बनता है तो क्या बोलिएगा सर, स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु तथा अंडाणु के आपस में जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होता है। कॉपी का नहीं निकाले हैं जी, कॉपी निकालिए, मोबाइल निकाल के बैठे हुए हैं, क्या मैसेज उससे जा रहा है क्या? अरे आप तो सीधा साधा लग रहे हैं भाई। हाँ, अच्छा सिम नहीं है तो इसीलिए व्हाट्सअप चैटिंग करना है ना। चलिए, अच्छा अब सुनिएगा, अब मान लीजिए कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में जुड़ेगा तब जाइगोट का निर्माण होगा। कोई अगर आपसे पूछे कि जाइगोट कैसे बनता है तो क्या बोलिएगा सर, शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जुड़ने से जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज डिवाइड होता है, विभाजित होता है, तब किससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, यानी कि इम्ब्रियो बनेगा। और यही इम्ब्रियो विकसित होकर तब ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान का निर्माण होता है। बात समझ में आया? तब इस तरह से संतान बनता है। अच्छा, अब ये सुनिए, जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण बनेगा, यहाँ भी 46 क्रोमोजोम, आप इम्ब्रियो में भी 46 क्रोमोजोम होता है। तो हम आपको बताए थे क्रोमोजोम की संख्या में बदलाव नहीं होगा, विभाजन भी हो जाएगा। कौन सा विभाजन है वो, पिछले क्लास में बताए थे, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जहां भी होगा क्रोमोजोम के संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है, 46 का 46 क्रोमोजोम रह जाएगा। और एक मियोसिस आप लोग को बताए हैं ऊपर में बाबू, ये मेल में क्रोमोजोम का संख्या 46, मेल गैमेट में क्रोमोजोम का संख्या 23। तो क्यों हुआ, क्योंकि मियोसिस के कारण ऐसा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन दोनों तरफ में हो रहा है। तो इसलिए अर्धसूत्री विभाजन के कारण क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। मेल में क्रोमोजोम अगर 46 है तो मेल का जो गैमेट बनता है, युग्मक जो बनता है, उसमें क्रोमोजोम का संख्या
कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा बताइए मनुष्य में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है, वो कौन से विभाजन यानी कौन से डिवीजन के पश्चात होता है, तो क्या बोलिएगा, मियोसिस के पश्चात होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ बात समझ में आया, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छा चलिए, आप किसी से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या अगर 46 है और उसके गैमिट में क्रोमोजोम 23 क्यों हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसीलिए मेल में 46 क्रोमोजोम है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात मेल से मेल गैमिट बनता है, यानी स्पर्म बनता है। इसी कारण से स्पर्म में क्रोमोजोम का संख्या आधा हो जाता है। आया समझ में? चलिए अब हम लोग को इसमें पढ़ना है कैरेक्टर के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर यानी लैंगिक जनन का गुण। हाँ, अब लैंगिक जनन का गुण कैसे बताइएगा, अगर आपसे लैंगिक जनन का गुण पूछा जाए तो सर पहला नंबर में हम लोग बोलेंगे, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि जब संतान की उत्पत्ति दो विपरीत जनक के मिलने से हो, एक मेल और फीमेल, तब उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई पूछता है कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन का गुण बताइए, तो गुण में सबसे पहले बोलेंगे सर इसमें दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं सर, इसमें दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं। विपरीत जनक मतलब कौन, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर में देखिए सर, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, यानी इसमें गैमिट बनता है, युग्मक बनता है। बन रहा है कि नहीं युग्मक, मेल नर युग्मक का नाम बताइए मनुष्य का, मनुष्य के नर युग्मक का नाम शुक्राणु। भाई यहां नहीं दिख रहा है, मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु और मनुष्य का मादा युग्मक फीमेल गैमिट ओवम यानी कि अंडाणु। ठीक है। अच्छा ये शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों आपस में जुड़ता है तो इसे किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। मोबाइल बीच बीच में आप लोग जो बैग में हाथ लगा लगा आप निकाल रहे हैं बाहर, सब हमको दिख रहा है, उसको बचा के रखिए। चलिए इधर देखिए, अब जाइगोट फिर विभाजित होता है तब इससे एम्ब्रियो बनता है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं बाबू, एक बात और इसमें लिख सकते हैं कि सर ये स्पर्म और ओवम के आपस में जुड़ने से किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु और अंडाणु के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। यानी कि इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस मतलब हो गया क्या, प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहा जाता है। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ये सब नेक्स्ट पिछले क्लास में लिखवा दिए ना जी। यानी हम आप लोग को बताए थे कि देखिए सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें क्या बोलिएगा सर, इसमें दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं। इसी से टेबल वे से आपको याद कर लेना है गुण। आप शायद एग्जाम दिए होंगे 10th का, या फिर उसमें पढ़ के आए होइएगा इस बात को, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है। चाहे लैंगिक जनन का गुण लिखें, इसके पहले वाले 10th के एग्जाम में पूछा भी था ये क्वेश्चन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें, शायद देखे होइएगा आप लोग। अच्छा तो देखिए इसमें अब सबसे पहले कैसे बोलिएगा, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये टेबल बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो दो गो विपरीत जनक शामिल होते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है। अच्छा मेल के द्वारा सर इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। बोल दीजिएगा दूसरे स्टेप में सर इसमें गैमिट बनता है। अच्छा सर इसमें गैमिट के बाद आप बोलिएगा सर इसमें जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है। उसके बाद बोलिएगा सर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। बोल सकते हैं इसमें निषेचन होता है। फिर उसके बाद क्या बोलिएगा सर इसमें मियोसिस, देखिए यहां मियोसिस और माइटोसिस, यानी अर्धसूत्र, सर इसमें अर्धसूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन होता है, दोनों होता है। अच्छा उसके बाद सर इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं ना, वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं जी, हम लोग अपने माता पिता के समान होते नहीं है सर। कान मम्मी पापा का जहाँ है वहीं पे हम लोग का भी है, तो भाई इसको समानता नहीं कहा जाएगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी थोड़े हैं, फोटो कॉपी ऐसा तो नहीं है हम लोग। लेकिन अमीबा जो है अपने जो संतान को उत्पन्न करता है वो बिल्कुल फोटो कॉपी होते हैं। आपस में तो फोटो कॉपी होते ही हैं, बिल्कुल समान होते हैं, और माता पिता से भी बिल्कुल समान होते हैं, अपने जनक के भी समान होते हैं। हम लोग कभी भी अपने जनक के समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक अकेले जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, हमारे में दो जनक मिलकर संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि माता और पिता। तो आधा लक्षण माता का और आधा लक्षण पिता का, इसीलिए हम लोग का लक्षण दोनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। बात समझ में आया?
अच्छा, तो इस तरह से पृथ्वी का विकास होता है बाबू। विभिन्नता के कारण पृथ्वी का विकास होता है, समानता के कारण पृथ्वी का विकास नहीं होता है। अगर एक ही तरह के जीव अपने संतान को उत्पन्न हमेशा करे, तब तो इस पृथ्वी पे नया लक्षण ही उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन दो विपरीत जनक अगर रहेंगे, हाँ, वो जीव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि वो जीव खत्म हो जाएगा। लेकिन जब दो अलग अलग प्रकार के जीव आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करेंगे, तो इस तरह से नया लक्षण उत्पन्न होगा। तो इसीलिए इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में कौन सा जनन अच्छा है, कौन सा टाइप अच्छा है, तो आप क्या बोलिएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि सर इसके द्वारा नए नए लक्षण प्राप्त होते हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए विभिन्नता किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल, लैंगिक की अलैंगिक, तो सर लैंगिक, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभिन्नता कहते हैं, यानी वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें विभिन्नताएं होती है। बात समझ में आ गया? तो जो आपके सामने है बस उसी को हम लोग कैरेक्टर में लिख देंगे, गुण में लिख देंगे। और जब असेक्सुअल का पूछा जाएगा तो बिल्कुल इसके उल्टा बोल देना है। यहाँ दो विपरीत जनक शामिल होते हैं सेक्सुअल में, तो असेक्सुअल में क्या बोलिएगा? एकल जनक शामिल होते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसमें क्या बोलिएगा? युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें आप पढ़ रहे हैं युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, उसमें क्या बोलिएगा? इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। यहाँ आप बोल रहे हैं कि इसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों होता है, वहां बोलिएगा खाली माइटोसिस होता है, खाली समसूत्री विभाजन होता है। तभी तो आपस में बिल्कुल समान होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं अपने माता पिता के समान होते हैं, उसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। सॉरी, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, जिन्हें विभिन्नताएं कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। और वहां अलैंगिक में जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। नाम सुने क्लोन का? क्लोन, क्लोन मतलब फोटो कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, एक दूसरे के समान होंगे। अच्छा, अब एक एक करके इसमें हम लोग पहले प्रोसेस लिख लिया जाए। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बाबू आप लोग, कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन का, लैंगिक जनन का गुण। हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका हिंदी क्या हो जाएगा जी? लैंगिक जनन का गुण। अब ये लैंगिक जनन का कौन कौन सा गुण होता है, कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, उसको हम लोग को समझना है। गुण कौन कौन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? बोलिए, सबसे पहले नंबर में क्या लिखे? सर सबसे ऊपर में जो पहले है ना उसी को लिखिए। तो सबसे ऊपर में क्या है जी? बोलिए, तो सबसे ऊपर में क्या है? कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि लैंगिक जनन के गुण में सबसे पहला नंबर में क्या लिखिएगा? सर इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते, सबसे ऊपर में यही ना, मेल या फीमेल। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स का मतलब हुआ इसमें दो विपरीत, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं। दूसरे नंबर में लिखेंगे गैमिट फॉर्मेशन अकर्स, गैमिट फॉर्मेशन टेक प्लेस, टेक प्लेस, अच्छा अकर्स लिख लीजिए, गैमिट फॉर्मेशन अकर्स, गैमिट फॉर्मेशन अकर्स, यानी इसमें
युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, यानी गैमेट फॉर्मेशन अकर्स। उसके बाद लिखेंगे जब गैमेट बन जाएगा तब क्या होगा जी, जाइगोट का निर्माण होगा। तो लिख देंगे अब जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स, लिख सकते हैं ना जी। यानी इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स का मतलब है इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखिएगा, जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स के बाद अब बोलिए फर्टिलाइजेशन होता है ना जी। अरे टेबल देखिए ना, उसमें लिखवाए हैं आप लोगों को, फर्टिलाइजेशन अकर्स, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें निषेचन, इसमें निषेचन होता है, यानी फर्टिलाइजेशन अकर्स, इसमें निषेचन होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद इट इज, या क्या होता है जी, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है बाबू। स्लो मतलब धीमी, इट इज स्लो यानी धीमी, कॉमा इलाबोरेट, इलाबोरेट मतलब होता है विस्तृत, इट इज स्लो कॉमा इलाबोरेट एंड complex process and complex process, यानी इसका मतलब हो गया यह धीमी कॉमा विस्तृत और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है बाबू, जटिल, और जटिल प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया है, यानी कि यह धीमी कॉमा विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है, बोल सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, यह धीमी कॉमा विस्तृत, यह धीमी कॉमा विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है, हो जाएगा। धीमी क्यों बोला गया है, तो मान लीजिए एक मनुष्य को अपने संतान को उत्पन्न करने में कितना समय लगता है, 9 महीना, 9 महीना लगता है ना। अगर दूसरे आप जीव का बात करिए, यानी जिसमें अलैंगिक जनन होता है, वो अपने संतान को एक बार आंख बंद करके खोलिएगा तो हजारों संतान को उत्पन्न कर देगा, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब में जनन जो है बहुत तेजी से होता है। क्यों, यानी कि अलैंगिक जनन जो है वो तेजी से होता है, धीमा नहीं होता है। लेकिन लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय लगता है, यह धीमी प्रक्रिया है। तो यह धीमी है, होता है। इलाबोरेट यानी विस्तृत है, बहुत विस्तृत फैला हुआ है। पहले गैमीट बनेगा, युग्मक बनेगा, तब उसके बाद आपस में मिलेगा, तब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से तब इम्ब्रियो बनेगा, तब उसके बाद संतान बनेगा। बहुत विस्तृत प्रक्रिया है। और उसी तरह उसी को जटिल भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन उधर जब बोलिएगा अलैंगिक जनन में, तो आप बोलिएगा कि यह फास्ट होता है। इलाबोरेट है यहाँ पे विस्तृत, तो वहां बोलिएगा इजी, शॉर्ट यानी संक्षिप्त है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स है, जटिल, तो वहां बोलिएगा इजी यानी सरल होता है, हो जाएगा। चलिए, तो यह धीमी कॉमा विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे। अच्छा, अब लिखेंगे
ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय of a spring produced by sexual reproduction of a spring produced by sexual reproduction of a spring produced by sexual reproduction are not identical. identical मतलब जी समान, not identical. It is called variation. It is called variation. यानी क्या बोला गया, लैंगिक जनन के द्वारा, यानी कि लैंगिक जनन के द्वारा, जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान होते हैं जी। होने वाले संतान आपस में समान नहीं होते हैं, आपस में समान नहीं होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं। इसे विभिन्नताएं कहा जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, यानी लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, यानी कि आपस में लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान नहीं होते हैं, आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर भी लिख सकते हैं यहाँ चाहे तो। ठीक है, यानी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर भी लिख सकते हैं, मतलब आपस में, या वैसे भी सही है, आपस में समान नहीं होते हैं, इसे विभिन्नताएं कहा जाता है, यानी कि वेरिएशन कहा जाता है। और आपस में भी समान नहीं होते हैं, और ये अपने माता पिता के भी समान नहीं होते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि विभिन्नताएं किस में पाया जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या लिखिएगा, उसके बाद इतना काफी है, अब क्यों लिख, अब मत लिखिए। ठीक है, चलिए, ये पूरा प्रोसेस हो गया इसका, मतलब ये विभिन्नता, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गुण हो गया। अब सेम इसी के उल्टा लिख दीजिएगा तो असेक्सुअल का, यानी कि अलैंगिक जनन का गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आप नोट से उसको पूरा कर लीजिएगा, जो भी छूटा हुआ है जिनका। आया समझ में? अब इसके जस्ट उल्टा, अब एक बार हम लोग इसके जस्ट उल्टा वाला प्रोसेस देख लिया जाएगा, तो उसमें हो जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी भी है क्या किसी का? उतारिए इसको, जल्दी से उतारें तो हो गया। अब आप लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गुण के बारे में लिखना है।
अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के गुण के बारे में अब देखा जाएगा। ये सेक्सुअल का गुण तो हो गया, लैंगिक जनन का कैरेक्टर तो हो गया। अब इसके आधार पे आप लोग को अलैंगिक जनन का भी गुण लिखना है। लिखा जाएगा, कैसे लिखिएगा? हटा दें, सभी लोग का हो गया। अब इसमें आप लोग को वही असेक्सुअल का लिखना है। तो अलैंगिक जनन का गुण लिखने के लिए पहले इसको समझिएगा एक बार। इसमें जितना भी बात आप लिखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जस्ट इसके उल्टा कर दीजिए। हाँ, अब जैसे मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट्स, इसमें दो विपरीत जनक शामिल होते हैं, तो उसमें क्या बोलिएगा? इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। अच्छा, यहाँ है गैमेट फॉर्मेशन अकर्स, तो वहां इसमें युग्मक का निर्माण होता है, तो उसमें बोलिएगा गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स, यानी इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। यहाँ जाइगोट का निर्माण होता है, वहां बोलिएगा जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, उसमें क्या बोलिएगा? निषेचन नहीं होता है। इसमें आपको बोलना है कि यह स्लो है, तो वहां बोलिएगा फास्ट है। यहाँ बोलिएगा इलाबोरेट है यानी विस्तृत है, तो वहां बोलिएगा संक्षिप्त है यानी शॉर्ट है। यहाँ बोल रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स है यानी जटिल है, तो वहां बोलिएगा इजी है यानी सरल है, आसान है। यहाँ बोलिएगा इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं, जिन्हें विभिन्नता कहा जाता है। और उसमें बोलिएगा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो आपस में चाहे अपने माता पिता के समान होते हैं, जिन्हें क्लोन कहा जाता है। बात समझ में आया? लिखा जाएगा ऐसे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट जोड़ लीजिए तो बाबू, एक पॉइंट और जोड़ लीजिए। मियोसिस एंड माइटोसिस, ये एंड है भाई, ये देख लीजिए एंड, ए एन डी में भी लिख सकते हैं। मियोसिस एंड माइटोसिस यानी अर्धसूत्री एंड समसूत्री। मियोसिस एंड माइटोसिस, हाँ, मियोसिस एंड माइटोसिस, माइटोसिस both type of division occurs. Meiosis and mitosis both type of division occurs. दोनों ही तरह के विभाजन होता है। यानी इसमें देख लेंगे, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों ही प्रकार का, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों ही प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों ही प्रकार का विभाजन होता है। हो जाएगा? इसमें अर्धसूत्री तथा समसूत्री दोनों ही प्रकार का विभाजन होता है। आगे बढ़ाया जाए। चलिए, अब उसमें बोलिएगा इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, ये दोनों नहीं होगा। अब चलिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के गुण के बारे में अब देखा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या गुण होता है, सॉरी असेक्सुअल का क्या क्या गुण होता है। ठीक है, लिख लिए हैं कि बाकी है? अच्छा, बाकी है, उतारिए उतारिए उतारिए, जिनका भी बाकी है उतार दीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है घर पे, थोड़ा तेज लिखने का, ताकि जल्दी से आप लिख पाएंगे। हो गया? चलिए, अब आप लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अब हेडिंग डालिए कैरेक्टर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। खाली उसमें ए लगा दीजिएगा सेक्सुअल के पहले। हेडिंग जो डाले थे उसके इसके पहले वाला, उसी में अब इसका भी हेडिंग डालिए। कैसे लिखिएगा? कैरेक्टर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यानी इसका मतलब हुआ, इसका मतलब होगा अलैंगिक जनन का गुण। ठीक है, अलैंगिक जनन का गुण। अब ये बताइए आप कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो हो गया, अब असेक्सुअल का गुण क्या होगा, यानी कि अलैंगिक जनन का गुण क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। तो इसके जस्ट उल्टा बोलेंगे। अच्छा चलिए, अब इसमें लिखेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट पेरेंट था, तो अब क्या हो जाएगा, सिंगल पेरेंट। बाबू बोलिए, क्लास में बोलिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा बात बोले। एस नहीं लगेगा बाबू, यहाँ पेरेंट्स नहीं होगा, पेरेंट होगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर लगा देंगे तो माता पिता दोनों हो जाएंगे। पेरेंट लगेगा तो माता या पिता कोई एक। याद रखिएगा, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता दोनों, अब पेरेंट मतलब होता है कोई एक। ठीक है, तो यानी आप इसको हिंदी में क्या बोलिएगा, इसमें एकल जनक, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें एकल जनक शामिल होते हैं। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, गैमिट फॉर्मेशन डू नॉट अकर्स, गैमिट फॉर्मेशन डू नॉट अकर, यानी कि इसमें इसमें युग्मक का निर्माण होता है कि नहीं, नहीं होता है। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में सी नंबर में बोलिए क्या होगा बाबू, गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट अकर, तो उसमें लिखवा है जाइगोट, तो इसमें लिखेगा जाइगोट फॉर्मेशन, लिखते चलिए आप लोग, जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर, यानी कि इसमें युग्मनज का निर्माण, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। बात समझ में आया, इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर, यानी इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा अब बोलिए बाबू, अब क्या लिखेंगे, बोलिए आप लोग खुद से बोलिए। फर्टिलाइजेशन उसमें होता है, तो इसमें क्या बोलिएगा, इसमें निषेचन नहीं होता है, यानी फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर। बाबू इंग्लिश से लेके मत घबराइएगा, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 10 दिन के अंदर में तो आप लोग बारूद बन जाइएगा। खाली बेसिक पूरा पढ़ ना लीजिए, उसके बाद तो आप लोग हिंदी में पढ़ना भी नहीं चाहिएगा। खाली वर्ड मीनिंग पूरा याद करते चलिए, जितना आप लोग को लिखवाते जा रहे हैं। इसमें तो हर रोज वर्ड मीनिंग मिल रहा है ना जी। युग्मनज यानी जाइगोट, फॉर्मेशन यानी निर्माण, अकर यानी होता है, होना। इस तरह से हर वर्ड मीनिंग को याद करिए। फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर का मतलब क्या हुआ, बोलिए, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। ठीक है, इसमें निषेचन नहीं होता है। उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या बोलेंगे जी, इट इज, बोलिए जोर से, जी आवाजें नहीं आ रहा है जी। खाना नहीं खाए हैं क्या जी, दिन भर बेचारा पढ़ रहा है सब। इट इज फास्ट, कॉमा, फास्ट के बाद वहां इलाबोरेट लिखवाए विस्तृत, तो यहाँ क्या लिखिएगा, शॉर्ट यानी संक्षिप्त। इट इज फास्ट, शॉर्ट एंड, वहां कॉम्प्लेक्स था तो इजी, इजी मतलब सरल या आसान।
आसान। प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। किसी का ऊपर छूटा है ना? ऊपर छूटा है जी? नहीं छूटा है सच में? चलिए, समझ में आ रहा है बाबू आपको? कोई दिक्कत? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? अभी पूछ सकते हैं, याद हो गया है? तो अब कहाँ समझ में आ रहा है जी? बताइए, मोबाइलवा पे ध्यान नहीं दिए होते तो समझ में आ गया रहता ना। इसलिए तो। हाँ। अच्छा, अभी फिर से एक बार सुनेंगे, बिना सुने थोड़े जाने देंगे, अभी ये सुनेंगे। देखते हैं कितने लोग को याद हो गया है पूरा। कोई बात नहीं। एंड है, एंड। एंड, शॉर्ट एंड, इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें एंड है, EASY, EG, उसके बाद EASY लिखे हैं। बाबू आप एंड के जगह पे काम करिए। इस एंड, इसको हम लोग पढ़ते हैं AND, एंड। एंड मतलब होता है और। ठीक है, एंड मतलब और। अच्छा, उसके बाद देखिए, कुछ लोग को याद हो जा रहा है, कुछ लोग को याद नहीं हो रहा है। कौन सी खा के आए हैं कि याद नहीं हो रहा है जी? यह क्या खाए हैं जी? राइस जूस? यह तीव्र, कॉमा, सब मनी मेराज का चेला हो गया है। ये तीव्र, कॉमा, संक्षिप्त और आसान, आसान प्रक्रिया है। मेरा वीडियो लाइक नहीं होगा अभी तो, कितना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा? किसका किसका चैनल, कौन कौन चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं जी? हाथ उठाइए तो। झूठ नहीं बोलना है, विद्या कसम। अच्छा, जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, एगो लाइक नहीं दिया जा रहा है, कमेंट नहीं दिया जा रहा है। मनी महाराज के वीडियो में घुस घुस के कमेंट पे कमेंट चल रहा है। बाप रे, हो गया? तो इट इज फास्ट यानी कि तीव्र, कॉमा, संक्षिप्त यानी शॉर्ट, और इजी यानी आसान। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखिएगा? अब लिखेंगे ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है? शैतान, संतान। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई, प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पन्न। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, यानी हम लोग बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। आर क्या? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, देयर पेरेंट कॉल्ड पेरेंट। चाहे आप लिख सकते हैं टू ईच अदर, लिख लीजिए आइडेंटिकल टू ईच अदर। लिख लिए क्या? पेरेंट वाला लिखे हैं? ठीक है, तब टू देयर पेरेंट है, रखिए देयर पेरेंट या ईच अदर। मतलब या तो अपने माता पिता के समान होते हैं या आपस में भी समान होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड। इसी को कोलोन कहा जाता है, कोलोन। कोलोन जानते हैं किसको बोला जाएगा? आप लोग जो फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो दो गो पेपर जो कॉपी कॉपी तैयार होता है, जैसे मान लीजिए कि ये फोटो कॉपी तैयार हुआ, तो दो गो फोटो कॉपी का अगर पेपर है तो दोनों आपस में बिल्कुल समान ना होगा जी। तो उसी ऐसे ही संतान उत्पन्न होता है, किसमें? अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तब इस दोनों पेपर को जब समान है तो हम लोग बोलेंगे कोलोन।
ठीक है, इसको कहा जाएगा क्लोन। तो अब समझ में आया क्लोन किसको कहा जाता है। चलिए तब तो अच्छा बात है। अब इसमें लिखेंगे अलैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान क्या होते हैं जी, अपने जनक चाहे आपस में या आपस में समान होते हैं। हो जाएगा, अपने जनक या आपस में, अपने जनक के समान होते हैं चाहे आपस में समान होते हैं, अपने जनक अथवा आपस में समान होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्लोन कहा जाता है। अब कोई पूछेगा क्लोन किसमें बनता है, तो क्या बोलिएगा, अलैंगिक जनन में यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन क्या है, तो क्या बोलिएगा सर, क्लोन उसको कहा जाता है जिसमें माता पिता आपस में बिल्कुल समान होते हैं, तो उसको क्लोन कहा जाता है। ठीक है, हो गया। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतान आपस में समान होते हैं चाहे अपने जनक के समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो कोई पूछेगा क्लोन किसमें होता है, तो क्या बोलिएगा, अलैंगिक में। और विभिन्नताएं किसमें बनता है, किसमें होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए लास्ट पॉइंट। लास्ट में जी है क्या, ये जी में। अच्छा इसमें क्या होता है जी, मियोसिस और माइटोसिस दोनों नहीं, ओनली माइटोसिस occurs, only mitosis division occurs। यानी इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। हो गया। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि अगर जब भी हम लाइव आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आ जाए। ठीक है, हाँ, और लाइक और शेयर अवश्य करें। ठीक है, यहाँ तक आप सभी वीडियो को वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। यह पार्ट 10 है आज का क्लास, ये लेक्चर नंबर 10 है बेसिक का। ठीक है, 10वां क्लास है, तो इसको आप लोग देख के यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा। लगभग 5 क्लास और इसमें चलेगा। हाँ 5 क्लास अभी और चलेगा। 5 क्लास के बाद जो है यानी अगले सप्ताह से हो सकता है कि आप लोग का सिलेबस शुरू कर दिया जाए, तो उसके पहले आप सब बेसिक पढ़ के इतना कंप्लीट रहें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।